नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष आप सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कुछ ऐसे कमेंट आए थे मेरे दोस्तों के मेरे चैनल पर जिनको लेकर के बातचीत करना बहुत ज़रूरी था। हालांकि बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं, अभी पेंडिंग चल रहा है सारा का सारा, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बिजी रहता हूं। तो भाई सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था वो एक मेरे दोस्त का आया था। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि उनके परिवार में से कोई महिला है और उनकी जो है 21 जून को बेबी हुआ था उनको, और 24 जून को उनको सर में अचानक से तेज़ दर्द हुआ और उसके साथ वो बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद में वो अभी तक होश में नहीं आ पाए हैं, और उनके जो ब्रेन है, उनका जो हेड है, उसके उनके 2 ऑपरेशन भी हो चुके हैं। तो देखिए, इसमें सबसे उन्होंने पूछा था क्या कारण हो सकता है। अभी कारण नज़र आता है सबसे पहले ये कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि जब वो गर्भवती होती हैं तो उनमें उनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहने लग जाती है। तो ब्लड प्रेशर में कभी कभी इतना ज़्यादा बीपी बढ़ जाता है उनको प्रेगनेंसी के दौरान ही कि उनको दौरे भी पड़ जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी जो है बच्चे की डिलीवरी भी बीपी ज़्यादा बढ़े रहने के कारण कभी कभी बच्चे की डिलीवरी भी समय से पहले करानी पड़ जाती है इमरजेंसी में। तो ये तो अलग ही बात हो गई। पर बीपी एक बहुत बड़ा कारण होता है, और कुछ कुछ महिलाओं में होता है, सब में नहीं होता है। तो जब उनमें बीपी बढ़ता है तो उनमें डिलीवरी होने के बाद में भी कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है कि बहुत देखभाल रखनी पड़ती है उनकी, कि उनका बीपी ना बढ़े उस दौरान। तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया उस टाइम पर 160, 180 या 200, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, और जिसके कारण जो है अक्सर ब्रेन के अंदर हैमरेज हो जाता है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनको ब्रेन का हैमरेज हुआ है। ब्रेन का हैमरेज हुआ है। मैंने इनसे सीटी स्कैन या एमआरआई की रिपोर्ट भी मांगी थी कि उसमें मुझे थोड़ा सा पता लग जाएगा कि उनको दिमाग के अंदर ब्लीडिंग वगैरह है क्या, जिसके कारण उनका ब्रेन की सर्जरी हुई है। तो अभी मुझे इनकी रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं मिली, तो इसके बारे में मैं नहीं बता सकता कि क्या कारण है। दूसरा जो कारण हो सकता है, आप समझ लीजिए, आप कई बार क्या होता है, कई बार एम्बोलिज्म हो जाता है, ठीक है। तो ये भी प्रेगनेंसी के बाद में होने की एक समस्या है। डीवीटी जैसी स्थिति भी प्रेगनेंसी में बन सकती है। डीवीटी में भी क्या होता है कि पैरों के अंदर नसों में खून के थक्के जम जाते हैं, पैरों के अंदर नसों में खून के थक्के जम जाते हैं, और ये खून के थक्के जब निकल करके वहाँ से चलते हैं तो दिमाग की नस में जाकर के फंस जाते हैं। तो दिमाग के किसी एक हिस्से को ब्लड की सप्लाई रोक देते हैं, जिसके कारण भी इंसान बेहोशी की स्थिति में जा सकता है। तो उस स्थिति को बोलते हैं इन्फार्क्ट। तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कब हो सकता है कि बिस्तर पर रहते हैं काफ़ी समय तक, तो पैरों के अंदर जो नसें हैं उनके अंदर ब्लॉकेज होकर, और वो जो खून का थक्का है वो पैरों में से निकल करके दिमाग में जाकर के फंस सकता है। तो इसके कारण भी बेहोश हो सकते हैं। 2 ऐसे कारण नज़र आ रहे हैं कि किसी कारण से या तो दिमाग की नस ब्लॉक हुई है, बंद हुई है, या दिमाग की नस फट गई है, जिसके कारण खून बाहर आ गया है दिमाग के अंदर। तो ये 2 कारण हो सकते हैं। तो वो जानना चाह रहे थे कि भाई ये बेहोशी की स्थिति इनकी कब तक रहेगी और ये कब तक होश में आ जाएंगी। तो होश में आना ही सबसे बड़ा यहाँ पर पॉइंट है इंपॉर्टेंट, कि होश में आने के लिए ही सबसे ज़्यादा समय लगता है। होश में आना ही सबसे क्रिटिकल काम है ना। क्यों? क्योंकि ब्रेन को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है, इस चीज़ को सही सही नापने का कोई भी पैरामीटर नहीं है, कोई भी टेस्ट नहीं है। सिटी स्कैन एमआरआई कर करके डॉक्टर देखते हैं समय समय पर उससे बिल्कुल एग्जैक्ट उनको भी नहीं पता चल पाता है होश में आने का, ठीक है। होश में आने का उससे भी नहीं पता चलता है। उनको थोड़ा सा अनुमान लग जाता है कि भाई उससे दिमाग के अंदर कोई और ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, दिमाग के अंदर कोई और सूजन आ रही है कि नहीं आ रही है, जो सूजन है, जो खून जमा है या सूजन है वहाँ पर केवल, तो वो कम हो रही है कि नहीं है। तो बस उनको इस बात का अनुमान लगता है, ठीक है। मेन जो होश में आने का पता चलता है वो रोगी के हाथ पैर हिलाने से, उसकी जो शरीर की, जो बॉडी की जो एक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। वही सिंपल सी बात है कि कोई व्यक्ति बेहोशी की स्थिति में पड़ा है, बिल्कुल बेहोश हुआ पड़ा है, वो जितना जितना हिलना शुरू हो जाएगा, जितना जितना उसकी हरकतें बढ़ती चली जाएंगी, तो ये समझते चले जाओ कि उतना ही वो होश में आने की उसकी संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, और कोई तरीका नहीं है उसको पता करने का, ठीक है। और ऐसा कोई समय सीमा नहीं है कि भाई 4 दिन में ही रोगी को होश आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो ठीक नहीं होगा। कुछ भी नहीं कह सकते। कभी कभी 1 महीने में, 2 महीने में होश आता है, और फिर भी लोग धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तो मेन चीज़ यही है कि कितनी जल्दी दिमाग की हरकतें आ रही हैं वापस, कितनी जल्दी जल्दी बॉडी वापस पहले जैसी होती जा रही है। उसको देख देख कर आपको अनुमान लगता चला जाएगा कि आने वाले टाइम में ये इंसान होश में आ सकता है, आँख खोल सकता है, पर कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। प्राइमरी जो कारण नज़र आ रहा है भाई, वो मुझे तो फिलहाल अभी यही नज़र आ रहा है ना। अच्छा जी, एक ब्रेन हेमरेज को लेकर के ही एक और मेरे दोस्त का मैसेज आया था, और ये आर्मी ऑफिसर हैं कोई, तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। इनका मैसेज देख करके तो अच्छा लगा, और इन्होंने बहुत ही मोटिवेशनल मैसेज लगा मुझे इनका, जो दूसरों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात हो सकती है। देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि मेरा खुद का ऑपरेशन हुआ है, इनकी ब्रेन की सर्जरी हुई थी, और इन्होंने अभी जो है ना मुझे कुछ दिन पहले ही मैसेज लिखा था, जिसमें इन्होंने लिखा था कि भाई इनको लगभग पूरा 1 साल हो जाएगा और बिल्कुल ठीक महसूस हो रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो कितनी अच्छी बात है कि इनको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या होती है भाई, उससे एक हिम्मत वाला व्यक्ति होना ज़रूरी है उससे निकल करके आने के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बट आपका मोटिवेशन आप सबसे अच्छे तरीके से आप खुद ही अपने मन के अंदर ला सकते हो, और आर्मी ऑफिसर से अच्छा मोटिवेशन कोई अपने अंदर नहीं ला सकता भाई, ये तो सबको ही पता है ना। तो अच्छा भी लगा इनका मैसेज, फिर मैंने इसे सबको बताया कि ऐसी बात नहीं है, लोग बहुत सारे ठीक भी होते हैं, और थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ी सी मन की इच्छा अपनी तरफ से भी होनी ज़रूरी है। एक सोडियम के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। सोडियम लेवल जो है कम हो जाता है तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। सोडियम लेवल इसको बोलते हैं हाइपोनाइट्रीमिया। अब कई बार हाइपोनाइट्रीमिया यानी कि सोडियम की कमी होने के कारण जब बेहोशी हो जाती है, तो इन्होंने पूछा है कि क्या कोई ऐसा टेस्ट है जिसके साथ ये घर पर ही
इसका सोडियम का लेवल चेक किया जा सके और घर पर ही पता चल जाए कि सोडियम का लेवल अब कम है, और जैसे कि नमक वगैरह के कैप्सूल खिलाते हैं उसके बाद में पता चल जाए कि अब सोडियम का लेवल ठीक हो गया है, बिना किसी टेस्ट के। घर पर कोई तरीका है क्या? तो घर पर कोई तरीका नहीं है भाई, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं, क्योंकि ये बहुत ही माइन्यूट मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में हमारे शरीर के अंदर होती हैं ये सब चीज़ें। तो इतनी माइन्यूट स्थिति में इनको सिर्फ और सिर्फ लेबोरेटरी की जो बढ़िया क्वालिटी की मशीनें होती हैं वही इनको टेस्ट कर सकती हैं, वही इनको देख करके बता सकती हैं। घर पर चेक करने का कोई भी फॉर्मूला, कोई भी तरीका नहीं है। होता तो मैं पहले दिन जब वीडियो बना रहा था निश्चित रूप से बता दिया होता मैंने उसको, क्योंकि मैं वीडियो जो है काफ़ी भाई अपनी रिसर्च करके बनाता हूँ, ऐसे नहीं बनाता मैं। तो उसमें मैं कोशिश भी ये करता हूँ कि बहुत सारा डाटा कवर कर लूँ। कई बार तो ना मैं पीछे जो बुक्स होती हैं, बुक्स का पेज ही खोल देता हूँ अपनी बात करते हुए, है ना। उसका कारण क्या होता है कि कोई भी चीज़ मेरे से मिस ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं जब हम फ्लो में बात कर रहे होते हैं, तो कुछ कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट मिस हो जाते हैं, और फिर दोबारा से वही सेम वीडियो ना तो लोग देख पाते और ना ही मैं बना पाता, तो दिक्कत होती है। पर इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो भाई, क्वेश्चन मैं कोशिश किया करूँगा कि इस तरीके के कवर कर दूँ आप लोगों के लिए ज़रूर। और जो मेरे दोस्त मेरे चैनल को देखते रहते हैं वो निश्चित रूप से एक बार फॉलो कर लें तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और कोई सवाल है भाई पूछो अपना, और मैं कोशिश किया करूँगा कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के सवालों के जवाब दूँ। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।